तो भाई हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो मल्टी मॉडल कंपैरिजन का चल रहा था, जिसमें हमने मल्टी मॉडल कॉन्सेप्ट को हमने समझा। यहाँ पर कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया। फर्स्ट इसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या किया था। रैंडम फॉरेस्ट हमने पढ़ लिया था, KNN हमें यहाँ पर देखना था। नाइफ बेस्ड जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर है। सारे कोड को एक बार रीरन कर लेते हैं। कैगल से हमने डेटा मंगाया था, ये डेटा डाउनलोड करेगा, ठीक है, इसका पाथ प्रिंट करेगा। चलने देते हैं इस कोड को। डेटा आने के बाद हमने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, सारे मॉड्यूल हमने यहाँ पर कॉल किए थे। डेटा 2 था हमारा डेटा सेट मंगाना। देन उसके बाद हमने EDA परफॉर्म किया था। हेड हमने चेक किया था, टेल चेक किया था, सैंपल चेक किया था, इन्फो चेक किया था, डिस्क्राइब हो गया, कोरिलेशन चेक किया था। फिर हमने यहाँ पर टेक्सचुअल का वैल्यू काउंट हमने चेक किया था। फिर हमने यहाँ पर फॉर लूप का यूज करके उसका EDA परफॉर्म किया था। ML मॉडल क्रिएशन पर आए थे, बट क्रिएशन पर आने से पहले एक प्रॉब्लम हमने देखा कि भाई टेक्सचुअल है, टेक्सचुअल को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना था। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने एक बेसिक सा फंडामेंटल यूज किया जो था हमारा आउटलुक का डिक्शनरी। ठीक है, हमने खुद बनाया था। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर डिक्शनरी, आपका विंड का डिक्शनरी, प्ले का डिक्शनरी, और फिर हमने मैपिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके इनको जो है मैप करा दिया था। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास टेक्सचुअल डेटा किस में कन्वर्ट हो गया था, हमारा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो गया था। फिर हमने इसका कोरिलेशन चेक किया था, नेगेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा था। डिक्शनरी हमने इसका चेक किया था, आउटलुक का कैसा दिख रहा है। देन फिर हमने उसका पेयर प्लॉट यहाँ पर परफॉर्म किया था। पेयर प्लॉट कैसे यूज किया था वो आप वीडियो में देखोगे, क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि भाई ये वो था पाइथॉनिक अप्रोच। दूसरा है हमारा मॉडल का अप्रोच। मॉडल में तीन हमारे कॉन्सेप्ट थे, वन हॉट एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग और ऑर्डिनल एनकोडिंग। तीनों को SQLN के प्री प्रोसेसिंग से हमने इंपोर्ट किया था, याद होगा। देन हमने डेटा को यहाँ पर ड्रॉप किया था, क्योंकि हम X डेटा पर ही हम यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं, तो Y को हम कॉल नहीं करेंगे। फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट है तो वो हमेशा X डेटा पर ही होता है। एक हमने कॉपी बनाया और हमने यहाँ पर उसे जो है डायरेक्ट उसे लेवल एनकोडर का यूज करके हमने यहाँ पर उसे क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया। और हमने ये भी चेक किया कि 0 1 2 ये एक्चुअली बोल किसको रहा है। अगर आउटलुक में 0 1 2 लिखा आ रहा है तो 0 ये है, 1 ये और 2 ये है हमारे पास। ऑल क्लासेस का हमने यहाँ डिक्शनरी भी चेक किया। फिर हमने डेटा को X और Y में ब्रेक कर दिया, X शेप Y शेप चेक किया, डेटा का ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, ट्रेन शेप, ये सारा हमने यहाँ पर चेक किया। देन उसके बाद हमारा यहाँ था मॉडल को समझना। मॉडल समझने के लिए हमने यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट का यूज किया। रैंडम फॉरेस्ट पढ़ने से पहले हमने जाना मॉडल हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा बैगिंग पार्ट, एक होता है हमारा बूस्टिंग पार्ट। बैगिंग पार्ट और बूस्टिंग पार्ट दोनों एनसेम्बल टेक्निक का हमारा पार्ट है। बैगिंग पार्ट में हमारा क्या होता है, मल्टीपल मॉडल के बैग बनते हैं और उनका फाइनली वोटिंग यूज होता है। और वोटिंग के बाद जो है पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करता है, वोटिंग करके फाइनल मॉडल हमें आंसर देता है। बूस्टिंग टेक्निक में हमने संजीत का ML मॉडल एक एग्जांपल लिया था, जिसमें इंटरव्यू 1 रिजेक्ट 2 बूस्ट हुआ। एंड फाइनल मॉडल जो होता है वो हमारा बूस्टेड मॉडल होता है। बेस्ड लर्नर होते हैं जिन्हें वीक लर्नर्स बोला जाता है, फाइनली वो स्ट्रॉन्ग लर्नर पे आपका कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों इंसेंबल टेक्निक का हमारा पार्ट है। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों में यूज हो सकता है। अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो मेजोरिटी वोटिंग नहीं, फिर सबका मीन लेता है। और अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो उनका आपका वोटिंग टेक्निक का यूज करके ये यूज करता है। बैगिंग और बूस्टिंग के बीच में हमने डिफरेंस जाना था। SQLN में से हमें पता है इंसेंबल टेक्निक का पार्ट है, तो इंसेंबल में से हमने रैंडम फॉरेस्ट को कॉल किया। नंबर ऑफ ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट हमारा डिसीजन ट्री से मिलकर बना है। बाय डिफॉल्ट ट्रीज हमने 200 पास किया। मॉडल को हमने एक्सट्रेन और वाई ट्रेन पर हमने फिट किया। डेटा हमने यहाँ पर इसे दिया और इसने हमें प्रोडिक्ट करके कुछ बताया, और फिर हमने मॉडल का स्कोर चेक किया जो कि 50% के आसपास हमारा आ रहा था, राइट। बाकी आपने जाना था कि हम इसमें नीचे जाकर के हमने और भी चेक किया था। वन हॉट एनकोडिंग टेक्निक है, तो बेसिक मॉडल था हमारा, ठीक है। देन फिर हमने लेवल एनकोडिंग ना यूज करके हमने वन हॉट एनकोडिंग यूज किया था। वन हॉट एनकोडिंग में हमने जाना था कि भाई यहाँ पर आप PD डॉट गेट डमीज का यूज करके डेटा को वन हॉट एनकोडिंग टेक्निक में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। तो यहाँ पर हर एक कॉलम को मल्टीपल कॉलम में ये ब्रेक कर देता है। पढ़ा था हमने, एक एडिशनल कॉलम आता है, उस एडिशनल कॉलम को हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं भाई, गेट डमीज और ड्रॉप को ट्रू करा करके हमारे पास वो एडिशनल कॉलम यहाँ से हट जाता है। फिर हमने कहा कि भाई इस काम को PD डॉट गेट डमीज से ना करके इसे वन हॉट एनकोडर के थ्रू करके दिखाओ, उसी में ड्रॉप करके दिखाओ। यहाँ पर डेटा हमने ड्रॉप किया था 0 1 के सीरीज में, हमारे पास डेटा आ गया था। हमें पता है कि ये स्पार्स मैट्रिक्स होता है, स्पार्स मैट्रिक्स को हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ा। एक्स ट्रेन और टेस्ट हमने दोबारा बनाया। हमने कहा इस बार एक्स नहीं देंगे, इस बार वन हॉट एनकोडेड वाला हम यहाँ पर एक्स को पास करेंगे।
ठीक है। देन हमने यहाँ पर जो है एक्सट्रेन एक्स शेप, सबका हमने शेप चेक किया, एंसेंबल लर्निंग में से वापस से रैंडम फॉरेस्ट को कॉल किया, वापस से नया मॉडल बनाया, और इस बार डेटा हमने थोड़ा सा टेस्ट के लिए ज्यादा रखा था, मॉडल का स्कोर चेक किया और हमें पता था वो 66% के बेसिस पर हमारा आ रहा था। यहाँ तक क्लियर है ना। देन फिर हमने जाना था ये जो वन हॉट एनकोडिंग टेक्निक है ये हमारा sklearn का टेक्निक है, बट आप चाहें तो ये पांडास टेक्निक का भी यूज करके कर सकते हैं, जिसमें हम pd.getDummies यूज करते हैं और ये x का डमीज हमें वही डेटा देगा। और आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था ट्रू फॉल्स, तो हमने कहा था इस पे कोई हमारा इश्यू नहीं है, ये बेसिक डेटा हमारा ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा। ये 0 1 ही है एक्चुअली, वो दिख रहा है आपका बुलियन फॉर्म में दिख रहा है, बट वो 0 1 ही है। ठीक है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है हमारे पास। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इतना रिकैप हमने यहाँ पर लिया। हाँ अभी सेम काम, हाँ दोनों सेम काम करेंगे, जो आपको याद आ रहा है आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग या फिर गेट डमीज आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि भाई मॉडल भी है हमारे पास, डेटा भी है हमारे पास, और अब हमें जो बेसिक फीचर इंजीनियरिंग था, प्री प्रोसेसिंग था, वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है कि भाई नए मॉडल पे वर्क करना। आरएफ हमने यूज किया था ना रैंडम फॉरेस्ट, तो रैंडम फॉरेस्ट में अब हमारे पास यहाँ पर एक्स भी है और हमारे पास यहाँ पर ये वाई भी है, और देखिए कोई भी न्यूमेरिकल का यहाँ पर इशू नहीं है, प्रॉपर हमारे पास यहाँ पर डेटा है। परफेक्ट, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मल्टी मॉडल अप्रोच में हमारा आज दूसरा मॉडल, और वो मॉडल है हमारा KNN। KNN मॉडल पढ़ा था ना आपका, के नियरेस्ट नेबर्स के बेसिस पर। बहुत इजी सी बात है। अब अंकित की मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब में प्लेसमेंट लग गई, ठीक है, रॉ में लग गई प्लेसमेंट इसकी, ठीक है, आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अब इसको डायरेक्ट तो जॉब ऑफर देंगे नहीं, तो इससे पहले क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड चेक करेंगे। तो बैकग्राउंड चेक करने के लिए अंकित रहता है मान लेते हैं नोएडा 15 में, नोएडा 15 में एक इसने खोली लिया हुआ है, घर लिया हुआ है, वहां पर ये रह रहा है। तो इसके कितने बंदों से पूछेंगे आईबी वाले आकर के, एक पड़ोसी से पूछ के चले जाएंगे कि अंकित कैसा है और उसके बेस पे जॉब दे देंगे, या 2 पड़ोसी से पूछे, या 3 से पूछे, या 10 पड़ोसियों से पूछे, या पूरे सेक्टर 15 में सबसे पूछे। कितने बंदों से पूछे, मुझे बंदे बताओ बस, कितने नेबर से पूछे। एक नेबर से पूछ के सेटिस्फाइड हो जाए, 2 नेबर से पूछ के, या 10 नेबर से पूछे, या सेक्टर 15 में जितने नेबर थे सबसे पूछे। कितने नियरेस्ट है, वही तो पूछ रहा हूँ, सब तो नियरेस्ट ही हैं। कितने नेबर से पूछने पर एक ठीक ठाक बंदा सेटिस्फाइड होके जा सकता है, कम से कम 8 10 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा के नियरेस्ट नेबर कुछ ऐसा ही काम करता है। किस तरीके से काम करता है KNN एल्गोरिथम, बहुत इजी एल्गोरिथम है। KNN का फुल फॉर्म यहाँ पर के नियरेस्ट नेबर है। के का मतलब होता है नंबर ऑफ पड़ोसी, नंबर ऑफ नेबर्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ध्यान से देखना थोड़ी देर के लिए, इस डायग्राम को ना लेकर के मैं पेंट पर आता हूँ। पेंट ओपन होने में बहुत टाइम लग रहा है। यहाँ पर हमने कुछ डेटा फॉर्मेशन किया। देखो जिस तरीके से हमारे पास डेटा है, ठीक है, मेरे पास एक ये क्लास ए है रेड क्लास, क्लास बी ग्रीन क्लास, क्लास सी ब्लू क्लास, ठीक है। मेरे पास एक नया बंदा आया, ये रहा, और नया बंदा यहाँ कहीं आया, तो मुझे पता करना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। अभी फिलहाल इसका कलर ब्लैक है, तो मुझे पता करना है, ये नया डेटा आया, कोई भी यहाँ पर स्कैटर प्लॉट बना हुआ है एक्स वर्सेस वाई पर, मुझे पता करना है कि ये नया बंदा यहाँ कहीं है, तो ये किससे बिलोंग करता है, ये ग्रीन क्लास से बिलोंग करता है या
रेड क्लास से बिलोंग करता है या ब्लू क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ये सही है ना क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ पर कहा कैसे पता करें, बताओ जरा, अंदाजा बताओ किससे बिलोंग कर रहा है ये, बताओ। जो इसके नियरेस्ट नेबर सबसे करीब उसकी डिस्टेंस चेक करेगा। नहीं नहीं, वैसे बताओ, उसमें मत जाओ, अभी अंदाजा बताओ किसके किसके क्लोज आ रहा है। ब्लू के क्लोज जा रहा है, ठीक है। अब आप विजुअलाइजेशन के बेसिस पर आप बता रहे हैं, और इन जनरली आप भी डिस्टेंस चेक कर रहे हैं कि कौन पास है, यही चेक कर रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पर बोला कि जरा एक काम करो, अपने आसपास के 5 बंदों को देखो, अपने आसपास के 5 बंदों को। तो आसपास के 5 बंदों में इसने क्या किया, सबसे कुछ ना कुछ डिस्टेंस निकाला। जैसे ये चेक किया पहला बंदा, ठीक है, दूसरा बंदा इसने ये चेक किया, तीसरा बंदा इसने ये चेक कर लिया, चौथा बंदा इसने ये चेक कर लिया, पांचवा बंदा इसने ये चेक कर लिया। सही है। हमने बोला अपने कितने बंदों को देखो, 5 बंदों को देखो। और जब हमने कहा अपने 5 बंदों को देखो, तो 5 बंदों को देखने के बाद इसे क्या समझ में आया, अपने नियरेस्ट 5 बंदों को देखने के बाद इसे ये समझ में आया कि ब्लू क्लास के 3 बंदे थे। इसके 5 बंदों में से ब्लू क्लास के कितने बंदे क्लोज में थे, रेड क्लास के एक ही बंदा था उन 5 में, और ग्रीन क्लास का कितने बंदे थे, एक ही बंदा था। तो मेजॉरिटी वोटिंग किसकी तरफ है, मेजॉरिटी वोटिंग किसकी तरफ है, ब्लू की तरफ है। क्योंकि मेजॉरिटी वोटिंग ब्लू की तरफ है, इसीलिए हम मानेंगे कि ये जो नया डेटा पॉइंट है ये ब्लू क्लास को बिलोंग करेगा। सही है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा एल्गोरिदम है ये आपका, के नियरेस्ट नेबर। ये नक्षत्र अपने नेबर से पूछता है, उनके बीच की दूरी चेक करके पता लग जाता है ये तो नियरेस्ट है। पूछता है कि भाई आप किस क्लास से हो, वो कहता है मैं तो बी क्लास से हूँ। फिर दूसरे नेबर से पूछता है आप किस क्लास से हो, कहता है मैं भी बी से हूँ। तीसरे से पूछता है, वो कहता है मैं भी बी से हूँ। चौथे से कहता है मैं तो ए से हूँ। पांचवा कहता है मैं तो सी से हूँ। तो ज्यादातर किसने कहा, बी से। तो ये अपने आप को भी क्या मान लेगा कि मैं भी बी क्लास का हूँ, ये मेजोरिटी की तरफ जाता है। सही है, ये पक्का नेता है अंकित, है कि नहीं है। ये चेक कर लेता है कि एक्चुअल वोटिंग कहाँ की तरफ ज्यादा जा रही है। तो ये हमारा जो है KNN इसी के बेस पे काम करता है। अब सवाल ये इसमें सीखना क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल तो क्लियर है। तो KNN में यहाँ पर के मतलब नंबर ऑफ नेबर्स, के का मतलब यहाँ पर क्या होता है, के रिप्रेजेंट नंबर ऑफ नेबर्स, के कितने बंदों से पूछो। आखिर आप कितने बंदों से पूछने पर सेटिस्फाइड होंगे। आप अगर एक से पूछेंगे तो एक में भी नियरेस्ट ब्लू आ रहा था, 5 से पूछ रहे हैं 5 में भी ज्यादातर ब्लू आ रहे हैं। अगर आप 10 बंदों से पूछेंगे तो और भी दूरी दूरी में आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा मैक्सिमम स्कोर कहाँ पर हमारा गेट कर रहा है। एक ही बंदे के पूछने पर आंसर आ जा रहा है, 2 पर आ जा रहा है, 3 पर आ जा रहा है, 4 पर आ जा रहा है, 5 पर या 8-10 पर आ जा रहा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है डेटा पर, हमारे पास जिस तरीके का डेटा उतने बंदों से हमें यहाँ पर पूछना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। तो के का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ नेबर्स होता है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, के यहाँ पर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ नेबर्स के बेसिस पर। अब हमने बचपन में कार्टेशियन प्लेन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमें ये पता है इनके बीच में डिस्टेंस निकालता है, ये तो हमने पढ़ा है। तो सवाल ये कि ये डिस्टेंस कैसे निकालता है, एक्चुअली इंटरनली ऐसा क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज करता है कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालता है और पता करता है ये इसके सबसे क्लोज है। तो थोड़ी देर के लिए 2 डेटा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। हमें पता है जो मेरा नया डेटा पॉइंट था वो ये था, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट था मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वो हमारा ये था, यही था ना। अब इनके बीच का हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस, क्योंकि उसी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। बचपन में हमने सीखा हुआ है कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन वाला हमने फंडामेंटल सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद है ना भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनके बीच का क्या निकाला जाता है भाई, डिस्टेंस निकाला जाता है। ये बात क्लियर है, इनके बीच का क्या निकाला जाता है, डिस्टेंस। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है हमें पता है कि ये क्या है हमारा, ये हमारा x1 y1 है, ये वाला पोर्शन x1 y1 है। और ये हमारे क्या है, वेरी गुड, ये x2 y2 है हमारे पास।
तो मुझे दोनों के कोऑर्डिनेट पता है कि नहीं पता है, x1 y1 और x2 y2। मुझे पता है कि अगर आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन, अगर आप x एक्सिस के अलोंग अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, कौन सा लाइन, पैरेलल लाइन जो कि कुछ इस तरीके से हो, ये पैरेलल लाइन अगर आप एक ड्रॉ करें जो कि किसके पैरेलल हो, x एक्सिस के, और सेम इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के भी अलोंग एक y एक्सिस के अलोंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस, जो कि कुछ ऐसा हो, इस y एक्सिस के पैरेलल हो। ये बना कि नहीं बना? तो अगर आप इतने एरिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इतना एरिया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इतना एरिया ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है मेरा। और इस राइट एंगल ट्राइंगल को अगर मैं थोड़ा जूम इन करके बना लूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये घूमता नहीं है क्या? दूसरा होगा ना कि ट्राइंगल तो यही है, उल्टा हो नहीं रहा ये। इसको करो यहां से कट, इसको घुमा दो। तो मेरा भी वही लिखा है। एक बार और घुमा दो, यही है ना, यही बन रहा है। ये ट्राइंगल इतना एरिया, ये ट्राइंगल यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता है ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, ये x3 y3। बहुत बढ़िया, ये हमारा x1 y1 की तरफ जा रहा है तो ये y1 होगा, और यहाँ से ये x2 आ रहा है तो ये मेरा बनेगा x2 y1, है ना। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा हमारा, x2 y1 बनेगा। ये बनेगा ना हमारे पास x2 y1। अब मुझे पता है ये वाला एरिया मेरा कहलाता है बेस। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है yes या नो? ये वाला एरिया क्या कहलाता है हमारा, बेस। और ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है हमारा। परफेक्ट। अब मुझे पता है बेस यानी इसके बीच की लंबाई, और इसके बीच की लंबाई एक्स एक्सिस में ही वेरी कर रही है, वाई में तो वेरी नहीं कर रही है। तो यानी इसका डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू क्या मैं बोल सकता हूँ, x2 माइनस x1। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x2 माइनस, कहाँ जा रहे हो अभी, स्क्वायर पे कहाँ जा रहे हो, बस हमें डिस्टेंस निकालना है। ये हमारा क्या है, x2 माइनस x1। स्क्वायर स्क्वायर पे कहाँ जा रहे हो अभी हमें तो ये पता करना है ना दूरी कितनी चली है, कहाँ स्क्वायर जा रहे हो अभी, आगे मत जाओ उतना। ये हमें बस x एक्सिस पे डिस्टेंस निकालना है कितना चला है। अरे x2 के डिस्टेंस माइनस x1 का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस मिल गया, सेम एज इट इज बेस आ गया। परपेंडिकुलर निकालने के लिए x2 वेरी नहीं कर रहा, y वेरी कर रहा है, तो y क्या बना मेरा, y2 माइनस y1। तो परपेंडिकुलर क्या बना मेरा, y2 माइनस y1। ये मेरा क्या बन गया भाई, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू बन गई। ये क्लियर है? हमने हाइपोटेन्यूस पढ़ा हुआ है। हाइपोटेन्यूस हमारा क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही है ना। एच स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, इस वाले पर्टिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये कहते हैं ना हाइपोटेनियस। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। तो यानी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, कहाँ भी स्क्वायर रूट पर जा रहे हो, आगे आगे भाग रहे हो सब, हैं सब आगे भाग रहे हो। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, तो यानी कि मैंने इसे ऐसे लिख दिया, एच का, अरे कहीं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना अभी, रुको एक मिनट, पहले इधर देखो। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा हमने बचपन में, पी स्क्वायर प्लस, भाई आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, विनय को नहीं पता है। आप फंडामेंटल बेस से चलो, समझे? ये बात क्लियर है ना बचपन में। लेकिन हमने राइट एंगल ट्राइंगल तो पढ़ा है या वो भी नहीं पढ़ा? राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है ना, क्या राइट एंगल ट्राइंगल होता है? नहीं पता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता होगा भाई। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एच स्क्वायर क्या है हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है वैल्यू, परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है, x2 और x1 का होल स्क्वायर। ऑनलाइन कनेक्टेड हो भाई? यस सर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये आया हमारे पास इधर, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है एच स्क्वायर को, किसको, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस के स्क्वायर को। बट हमें स्क्वायर नहीं पता करना है, हमें तो लंबाई पता करनी है, तो हाइट पता करनी है, स्क्वायर नहीं पता करना। तो ये स्क्वायर यहां से कट होकर के, स्क्वायर कट होकर के क्या हो जाता है, स्क्वायर यहां से होता है कट, इधर से स्क्वायर होता है यहाँ पे कट, और स्क्वायर जब इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाता है तो वो बना देता है क्या, स्क्वायर रूट बना देता है, यही बना देता है। तो ये बनता है हमारा फाइनल फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या ऐसे उल्टा लिख लो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये h जो है ये यही डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली सबसे कैलकुलेट कर रहा है, इतने देर में सबसे कर ले रहा है ये, ठीक है। ये नया पॉइंट इतने देर में सबसे कैलकुलेट कर ले रहा है और चेक कर रहा है नियरेस्ट 5 कौन है। भाई एक का आया 2 सेंटीमीटर, एक का आया 3 सेंटीमीटर, एक का आया 5 है, तो नियरेस्ट 5 पता चल गए, और नियरेस्ट 5 में पता लग गया कौन किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, और हमारा नया डेटा पॉइंट भी उसी क्लास को क्या होगा, बिलोंग करेगा। ये सही है ना। इसको बोला जाता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है इसे, यूक्लिडियन डिस्टेंस। एक और डिस्टेंस होता है जिसे कहते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। क्या कहते हैं, हाँ, और यही यूक्लिडियन डिस्टेंस को शॉर्ट में बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, समझे, ये बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यही डायग्राम बनाया था हमने, ये वाला हमारे पास, इनके कोऑर्डिनेट पे मत जाना, ये 22 21 ऐसे ही लेके चल रहा है एक रेफरेंस के बेसिस पे। डन, यही है, इसे बोला जाता है यूक्लिडियन डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के बेसिस पर निकाला गया डिस्टेंस फॉर्मूला। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस, होता है आपका बेसिक सा डिस्टेंस कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस, सम सिंपल सा, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी, ऐसे करके जो पार्क में आप कभी चल के जाते हो, दूरी कवर करते हो, तो वो मैनहट्टन डिस्टेंस होता है। और शॉर्टकट लेके जाते हो कि भाई नहीं यहाँ से चलते हैं, तो ये आपका पर्टिकुलरली क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है आपका। ये क्लियर है ना। तो दो तरीके के डिस्टेंस फॉर्मूला है, और ये दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यूज होता है KNN में, समझे। और मैनहट्टन डिस्टेंस का नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसीलिए इनका क्या निकाल दिया जाता है, मॉड्यूलस निकाल दिया जाता है। x2 माइनस x1 नेगेटिव हो सकता है, y2 माइनस y1 क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए क्योंकि स्क्वायर तो नेगेटिव कभी जा ही नहीं सकता, वो तो पॉजिटिव ही जाएगा, इसीलिए इसका क्या लिया गया है, मॉड्यूलस लिया गया है। हाँ, अरे डिस्टेंस नेगेटिव की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट का सॉल्व होगा तो नेगेटिव आ सकता है। x2 नीचे चले गया, x1 ऊपर आ गया, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर क्या निकाला गया, मैग्नीट्यूड निकाला गया, नहीं मॉड्यूलस निकाला गया, और इसका यहाँ पर सॉल्व किया गया। तो KNN दो डिस्टेंस फॉर्मूला पर काम करता है, एक को शॉर्ट में बोला जाता है L1 डिस्टेंस, और दूसरे को बोला जाता है L2 डिस्टेंस। तो ये बनता है इंटरव्यूअर का क्वेश्चन, L1 और L2 डिस्टेंस क्या होता है KNN में, बताइए। तो ये होता है L1 और L2 डिस्टेंस। L1 डिस्टेंस क्या होता है, हाँ, और L2 डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला को ही यूज कर रहे हैं, एक यूक्लिडियन डिस्टेंस को जो यहाँ से हाइपोटेनियस पे लिया गया, और एक मैनहट्टन जो कि यहाँ से यहाँ पर लिया गया। और इन दोनों के बेस पे KNN क्या चेक करता है, KNN क्या चेक करता है कि उसके पड़ोसी कौन है। और हम अगर बोलते हैं 5 पड़ोसियों से पूछो तो फिर वो 5 से पूछता है, हम बोलते हैं 3 पड़ोसियों से पूछो तो वो 3 से पूछेगा, हम बोलेंगे 10 से पूछो तो वो 10 पड़ोसियों से पूछेगा। समझे कि नहीं समझे भाई, ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक सा एल्गोरिदम में देखा जाए तो सिंपल मैथमेटिक्स पर 10th क्लास की मैथमेटिक्स पर एक ML का एल्गोरिदम है, बताओ, राइट। ये 10th क्लास में पढ़ लिया होता है ML, फिर ज्यादा अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़े। अरे मुर्जा समझ आ रहा है, बातें कर रहे हो, यस सर बातें कर रहे हो, हैं?
तो इसको कैसे निकलवाएंगे, एक्स और वाई तो बना हुआ है नक्षत्र, तो फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स, sklearn डॉट इंपोर्ट, KNN भी दोनों काम कर सकता है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों काम कर सकता है। ये लिखने से पहले यहाँ पर ये मंगा लेते हैं। के को कॉल किया, रन किया, तो देखिए दोनों आ रहे हैं, क्लासीफायर और रिग्रेसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी हमें क्लासीफायर की जरूरत है, तो यहाँ पर लिख लो ये दोनों काम कर सकता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम भी और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी। समझ आ रहा है भाई? रिग्रेशन प्रॉब्लम मतलब जिसमें न्यूमेरिकल आप वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं, जो कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट आपका ये के बेसिस पर होती है, आपका इंटीजर और फ्लोट के बेसिस पर, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में आप क्या करते हैं, क्लास या क्लासेस को प्रेडिक्ट करते हैं। सही है ना भाई? आगे बढ़े, आगे का क्या कोड है भाई बताओ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था हमने, हाँ विनय समझ आ रहा है भाई? तो यहाँ पर हम बनाएंगे मॉडल इज इक्वल्स टू, बोलेंगे के नेबर क्लासिफायर को कॉल करो, मुर्जा बातें नहीं भाई। यहाँ पर नंबर ऑफ नेबर बाय डिफॉल्ट कितना है, 5 बंदों से पूछ रहा है ये भी, तो हम इसे बाय डिफॉल्ट हम इसे फिलहाल के लिए 5 ही बोलते हैं, ठीक है। कहेगा 5 है तो 5 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि चेंज करेंगे ना इसे, इसीलिए, ठीक है। n अंडरस्कोर n नेबर्स की वैल्यू कितनी है 5। मॉडल KNN डॉट क्या करेंगे, फिट में क्या चाहिए, x और y, x कौन सा वाला देंगे, x डमीज जो बनाया है, अरे डमी बनाया ना यहाँ पर हमने, और y देंगे। मॉडल को रन करेंगे, मॉडल फिट होकर के आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, मॉडल KNN के बेसिस पे क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। और गलती से हमने क्या दे दिया इसे, एक्स डमीज दे दिया, एक्स डमीज नहीं देंगे। ट्रेन और टेस्ट किया था ना हमने डेटा, तो ट्रेन टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा डेटा देंगे, एक्स ट्रेन वाला जो हमने ऊपर बना रखा है, यहाँ पर ये पास किया। और यहाँ पर वाई नहीं देंगे, वाई पे भी क्या देंगे, वाई ट्रेन। अरे ये अब बात क्लियर है ना भाई। और KNN प्रेडिक्ट में क्या पास करेंगे अब, एक्स का टेस्ट, और ये बदले में क्या देगा हमें, वाई का, हाँ वाई का प्रेड। लेकिन ये कौन सा प्रेड वाला है, KNN। वाई प्रेड तो ऊपर भी है ना RF वाला, तो ये वाई प्रेड इसके बेसिस पर। और फिर क्या निकालते हैं दोनों में, क्लासिफिकेशन में दोनों में क्या निकालते हैं, स्कोर निकालते हैं बिल्कुल। और उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये सब भूल गए क्या, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, मुझे पता है भूल गए। इसे क्या पास करेंगे, एक्स टेस्ट, और बदले में क्या पास करेंगे, वाई टेस्ट। और ये भी क्या आ रहा है घूम के 66 के बेसिस पर। रैंडम फॉरेस्ट का भी कितना आ रहा है 66 के बेसिस, और इसका भी कितना आ रहा है, नहीं अभी दूसरा बार में जो रन किया था, दूसरे बार में जो रन किया था इतना ही आ रहा था। अब मैं कह रहा हूँ इतना स्कोर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब इनका एक बनाएंगे मस्त लूप, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 11, और आई नहीं के, फॉर के इन रेंज 1 से लेकर के 11, और दोनों कोड को किसके अंदर भेज देंगे, फॉर लूप के अंदर। और यहाँ 5 की वजह क्या बोल देंगे, के की वैल्यू। हर बार क्या करेगा, हर बार क्या करेगा, हर बार क्या करेगा, हर बार नया नया के पे जाएगा, मॉडल फिट करेगा, मॉडल से क्या करेगा, प्रेडिक्ट करेगा, वाइप्रेड मिलेगा इसे। और वाइप्रेड मिलने के बाद, वाइप्रेड मिलने के बाद हमें क्या निकालना, उसका स्कोर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। और इसको किस नाम से स्टोर कर ले, इसको स्कोर नाम से स्टोर कर ले, सही है। नहीं प्रिंट नहीं कराएंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे टेम्पररी डेटा, ये रहा। और यहाँ पर लिखेंगे 3 चीजें, के की वैल्यू,
जो कि एक एम्प्टी लिस्ट होगा। दूसरा लिखेंगे, हाँ बिल्कुल सही, स्कोर, और जो कि क्या होगा यहाँ पर, एक एम्प्टी लिस्ट होगा। सही है। हर बार मॉडल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जाएगा और ये कुछ इस तरीके से कॉल होगा। डन, क्लियर है। और हर एक इटरेशन में यहाँ पर हम बोलेंगे टेम्पररी डेटा में जाओ, टेम्पररी डेटा के वैल्यू में जाओ, है ना। और डॉट क्या करा दो, अपेंड करा दो, किसे, के को। ये के से ही कॉल हो रहा है ना। और सेम एज इट इज टेम्पररी डेटा में जाओ और डॉट स्कोर पर जाओ, किस पर जाओ, और डॉट अपेंड करा दो, किसको, इस वाले स्कोर को। सही है भाई। और फाइनली पीडी डॉट क्या बना दो, इसका डेटा फ्रेम बना दो, किसका, टेम्पररी डेटा का। और इसे बोल दो KNN डिफरेंट के DF, डिफरेंट के पे क्या इसका डेटा फ्रेम बन रहा है। ये सही है भाई। ये रन करिए और देखिए क्या जानने पर मिला आपको। अगर के की वैल्यू 1 है तो भी स्कोर कितना है, के की वैल्यू 3 है तो भी स्कोर कितना है, तो स्कोर, हाँ तो अलग है। के की वैल्यू 3 पर अलग है, के की वैल्यू 6 पर अलग है, के की वैल्यू 10 पर अलग है। अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा, क्योंकि डेटा फ्रेम बहुत छोटा है, बहुत छोटा डेटा फ्रेम है, बट आपको अप्रोच ये यूज करना है। कल को अगर बहुत, जैसे कार देखो .com 15,000 डेटा है, उतने डेटा पर रन करेंगे, मस्त आंसर दिए देगा उस केस में। ठीक है। अभी हमने बोला एक काम करो, 11 नहीं 21 तक लेके चलो। तो कितने डेटा फ्रेम्स है हमारे पास, कितने डेटा फ्रेम है, 21 पे क्या कह रहा है भाई। अच्छा कह रहा है उतना तो डेटा ही नहीं है आप पे जितना आप लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हम बोल देते हैं काम करो 14 लेकर के चलो, 15। ठीक है। अब भी नहीं है, क्या कह रहा है, टोटल 11 ही सैंपल है तो 11 ही ले पाएंगे, तो यानी 10 ही ले पाएंगे। एक से 11 ही चलिए यहाँ पर। ठीक है। तो ये इतना ही। तो यहाँ पर आप अब बात, इनमें से कोई भी के वैल्यू उठा लो फिलहाल के लिए। मॉडल का मैक्स स्कोर कितना आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, नहीं परसेंटेज में 66.7 के बेसिस पे। ठीक है। पॉइंट में तो इतना आ रहा है हमारे पास। सही है। अब जब मेरा इतना आ ही रहा है तो मैं K1 पे सॉल्व ना करा दूं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो कितना वैल्यू होता है, तो मैं K5 को ना छोड़ दूं, वो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू पर है। तो यानी ये जो मेरा फाइनल मॉडल बन करके आ रहा है, यही मॉडल KNN, मैं इसी को क्या कर लूं, तो क्या कर लूं, फाइनल मॉडल KNN, फाइनल मॉडल KNN रिपीट करा लिया। अरे सही है ना। और इससे हमने ये प्रेड करा लिया, और यहां पर हमने बोल दिया फाइनल Y प्रेड KNN। और यहाँ पर मॉडल KNN नहीं, यहाँ पर कौन सा वाला, फाइनल मॉडल KNN। और इसी के बेस पे हमने क्या निकलवा लिया, इसका हमने स्कोर निकलवा लिया। और यहाँ पर हमने पास करा दिया फाइनल मॉडल KNN। तो ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है। सही है। तो ये हमारा कौन सा मॉडल था, KNN। अरे हम तो यहाँ कंपेयर कर रहे थे ना। अब इस कंपैरिजन में कौन सा पैरामीटर ठीक लग रहा है हमें, तो उसको सेव कर लेंगे ना, क्योंकि ये तो लास्ट कोड चल चुका है ना। और ये कोड अगर चल चुका है तो रिसेंट में कौन सा मॉडल बना रह जाएगा फिर, जो लास्ट वाला कोड होगा, ये 10K वाला, तो वो वाला थोड़ा ना चाहिए हमें। इसलिए उस कोड को हम री इनिशियलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ये चीज, तो ये कौन सा मॉडल था भाई हमारा, कौन सा मॉडल है, के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर आपको ये बताने में हेल्प कर रहा है कि नियरेस्ट नेबर के बेसिस पर उसका क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। ध्यान रखना, हमारे पास आयरिस वाला बचा हुआ है प्रोजेक्ट, उसको इन सब पे करना, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हो, मुझे ये भी पता है। आयरिस वाला नहीं यूज कर रहे हो ना इन सब पे। रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा, आयरिस चलाया नहीं चलाया, डिसीजन ट्री पढ़ा, आयरिस चलाया नहीं चलाया। वाइन क्वालिटी वाला मैंने बोला था ट्राई करना है, नहीं किया। आपका ये वाला कौन सा वाला, जो 3 पढ़े हैं, वो भी ट्राई किया, वो भी नहीं ट्राई किया। हफ्ते का हफ्ता निकल जा रहा है, ट्राई नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा है। बताओ विनय कहाँ निकल गया भाई, समझ नहीं आया क्या। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है गाइस, इसके बाद हमारे पास एक और एल्गोरिदम आ जाता है। ये एंसेंबल का पार्ट नहीं है, KNN एंसेंबल का पार्ट नहीं है, जस्ट अपने नेबर्स से पूछ रहा है, नियरेस्ट नेबर से पूछ रहा है। ठीक है।
अब हमारा आ जाता है यहाँ पर एक और एल्गोरिदम जो कि है हमारा नाइव बेस। कौन सा हमारा? नाइव बेस, ये रहा, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है हमारा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है हमारा। ये रहा। इस एल्गोरिदम का ज्यादातर यूज होता है आपका स्पैम क्लासिफिकेशन में। किस चीज में? मेल स्पैम क्लासिफिकेशन में, या रिव्यूज क्लासिफिकेशन में, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, ये वाला एल्गोरिदम जो हमारा, कौन सा एल्गोरिदम है ये? नाइव बेस हमारा। नाइव का मतलब यहाँ पर होता है भोला भाला। नाइव का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अब भोला भाला का मतलब यहाँ पर क्या होता है? भोला भाला का मतलब होता है यहाँ पर भोला भाला, मतलब कि ये मान के चलता है, ये क्या मान के चलता है? बिटवीन फीचर्स, यानी कि एक्स के कॉलम्स का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये ऐसा मान के चलता है, जबकि हम कोरिलेशन में जानते हैं ऐसा तो नहीं होता। देखिए एक्चुअल सिचुएशन में एक्चुअल सिनेरियो में वी वांट कि हमारा जो x और y है वो क्या हो, आपस में क्या हो, आपस में क्या हो, कोरिलेटेड हो। एक्चुअल सिचुएशन में तो हम यही चाहते हैं, यही चाहते हैं ना कि भाई, अरे यस या नो, कि यानी कि x, इसका मतलब क्या है? x के चेंज होने से y चेंज हो, ऐसा हम चाहते हैं। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है? बट समटाइम क्या होता है? x का कोई कॉलम x के ही कॉलम से क्या होता है? कोरिलेटेड होता है। इससे क्या नुकसान होता है? कि x से x चेंज हो रहा है, फीचर से फीचर चेंज हो रहा है। बट मशीन लर्निंग में क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सारे फीचर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, फीचर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ये प्री अजम्पशन है, ऐसा होना चाहिए, तभी हमारा एमएल एल्गोरिथम क्या होगा? अच्छा होगा। बात कहाँ ध्यान है? समझ आ रहा है क्या? कि सारे फीचर्स हमारे क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये नाइव बेस क्या करता है? ये कहता है मैं तो मान के चल रहा हूँ, क्या मान के चल रहा हूँ? सब इंडिपेंडेंट है, जबकि हमें पता है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए इसे बोला गया भोला भाला, नाइव एल्गोरिदम। समझे? नाइव का मीनिंग यहां पर, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है? In naive Bayes, the term naive means the algorithm makes a strong and often incorrect assumption that all features are independent of each other given the classes या class। ऐसा ये मान के चल रहा है जो कि इनकरेक्ट होता है, इसलिए इसे भोला भाला माना गया। बट ये क्यों मान के चलता है? क्योंकि अगर ये नहीं मान के चलेगा तो ये एल्गोरिदम ही काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि x के चेंज पे x चेंज कितना हो रहा है वो नहीं पता करना, x के चेंज पे y चेंज कितना हो रहा है वो पता करना है हमें।
और वही हमारा ML का मेन पार्ट है हमारा, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारा कैसे काम करता है, पढ़ा है आप लोगों ने? बताओ भाई, बेस थ्योरम। चलो बायजूस का एक आर्टिकल उठाते हैं इधर, बेसिक सा। ऐसा पढ़ा होगा ये कुछ आपने, ये वाला याद होगा ना, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है आपका, तो एक बार इसका टेनिस के बेस पे यहाँ पर आप ये लेकर के चलते हैं, इससे आपको क्लियर होगा। मीडियम का आर्टिकल है यहाँ पर। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर ये रहा। पढ़ा है भाई नक्षत्र? क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बताइए। उसे छोड़ दो, हाँ इधर बताओ। टेक्निकल नहीं बताना, बेसिक बेसिक बताओ मुझे। हाँ हाँ थोड़ा आराम से भाई, आराम से। किसी चीज के होने का आपने पढ़ा है? किसी होने के चांसेस किसी दूसरे चांसेस क्या होते हैं, बताओ भाई। मुर्गा बेसिक बताना, ये टेक्निकलिटीज में नहीं जाना। हाँ बताओ। मतलब कि जैसे सनी है, सनी कोई एटमॉस्फेयर है, उसमें वो टेनिस वाला नहीं लेना एग्जांपल। नहीं इसलिए नहीं लेना है ना, क्योंकि भाई अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, तो क्या वो एक ही एग्जांपल पर क्लियर है? फिर वो तो कॉन्सेप्ट के लिए कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है। कॉफी मीठी होने का चांसेस क्या है कि पानी गर्म है या नहीं, वो चीनी कितनी डाली है? दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। कॉफी मीठी होने के क्या चांसेस है अगर पानी गर्म है कि नहीं, वो चांसेस होते हैं। कॉफी मीठी होने का क्या चांसेस है कि अगर कि पानी मतलब कि क्या चांसेस है पानी गर्म है कि नहीं। बताओ भाई। मुर्गा बताएगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल समझा रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं समझा कि कॉफी मीठी होने की चांसेस क्या है कि पानी गर्म है या नहीं। ये तो मेरी चीनी के कारण है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एग्जांपल है, यू आर कंफ्यूज कर रहा है। आपने पढ़ा है? पहले बताओ, पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? हाँ बताओ क्या। फॉर्मूला पे मत जाना, फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला पैटर्न से डिराइव होता है और पैटर्न बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। होने के चांसेस जो भी, जैसे कोई प्रेडिक्ट करना है कि बारिश होगी नहीं होगी, तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम। मींस के अगर ये फॉर एग्जांपल क्लाउड्स हैं तो रेन होगी, और क्लाउड्स हैं तो रेन नहीं भी होगी, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बीच से लेकर। हाँ ये थोड़ा क्लोज जा रहा है आंसर। हाँ ठीक है, और बताओ, और उसी में डिटेल में जाओ। और जैसे मतलब चांसेस कभी-कभी बढ़ जाते हैं, जैसे एक ही तरफ तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस बारिश होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी सिनेरियो ये होता है कि बारिश होने वाली होती है और विंड चल जाती है, नहीं होती। अंकित आपने पढ़ा है? मुंह क्यों छुपा रहे हो, इधर देखो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है? सच बोलना। गुड। संजीत भाई? अब्बास बेसिक एग्जांपल बताना, उसका एग्जांपल थोड़ा सही जा रहा था, नक्षत्र का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एग्जांपल है। मतलब ये कि क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, हाँ तो के वो लौका है लड़की है। भाई आप सब ऐसे एग्जांपल क्यों देते हो जो और कंफ्यूज हो? मतलब ये कि क्रिकेट एक टूर्नामेंट है, क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन ये कंडीशन है क्या वो लड़का है लड़की है, जैसा कहीं भी लगता है कि ब्लू बॉल निकाली, हाँ उसके बाद क्या वो रेड है या ग्रीन टाइप का है, बॉल निकाली तो वो ब्लू बॉल निकाल दी, जब ब्लू बॉल बोल के निकाल रहे हो तो रेड ग्रीन क्या प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? आप अगर कह रहे हो कि मैंने ब्लू बॉल निकाल दी, एक प्रोबेबिलिटी होने से
दूसरे पर क्या? हाँ यही मैं सुनना चाह रहा था डेफिनेशन। ये है इसका। डेफिनेशन तो यही है बट एग्जांपल अभी भी नहीं हो पा रहा। हाँ भाई आपको तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेशन सही बोला उसने। हाँ दूसरे पे क्या सकता है? जैसे उसने एग्जांपल थोड़ा ठीक दिया कि कभी कभार बादल होने के बावजूद भी बारिश नहीं होती है। अब मैंने बोला आज बादल आने की प्रोबेबिलिटी है 40%, तो उस बादल आने में बताओ बारिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बादल आने की प्रोबेबिलिटी 40%, अब बादल आने के बाद बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, एक की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस वेयर वन occurrence is dependent on previous occurrence, यानी कि प्रीवियस की प्रोबेबिलिटी पे मेरी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। अब वो चाहे वो कॉफी वाला एग्जांपल दोबारा बताओ है कि वो ये कहता है कि मैं मतलब कि कॉफी मीठी है उसने कॉफी का मतलब क्या होता है? चीनी डाली या नहीं डाली वो है ना जो इसने कहा। हाँ भाई बताओ भाई सौरभ कहाँ छुप रहे हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ। अरे इस एल्गोरिथम में कुछ नहीं है भाई, अगर ये एल्गोरिथम समझ लिया तो मॉडल तो इजी है इसका बनाना। इसमें सारा खेल बेस थ्योरम का ही है। बताओ आपने भी तो पढ़ा हुआ है। विनय ने तो चलो नहीं पढ़ा, उसकी अलग बात है। नहीं कि याद नहीं आ रहा। चलिए अब इधर देखिए। अब्बास ने जो बताया वर्ड वो बिल्कुल टेक्निकल वर्ड सही है कि क्या वर्ड, एक का प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे के प्रोबेबिलिटी को क्या अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है प्रोबेबिलिटी के बेस पे, और दूसरा इवेंट उस ऑलरेडी अकर्ड प्रोबेबिलिटी पे क्या अफेक्ट डाल रहा है, वो मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ समवन एल्स प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके दो चार एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल दिया कि बादल होने के चांसेस आज 40% है, और उस 40% के बादल होने पर बारिश होने के चांसेस 50% है। तो ओवरऑल यानी एक तरीके से नेस्टेड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दूसरा एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने का बॉल वाला आपने जैसे अभी आ रहा है ये अगर ये बोलता कि आज 50% जो है 50% मेल खेल रहे हैं और 50% स्टूडेंट्स का। हाँ स्टूडेंट्स का, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आज क्रिकेट खेल रहे हैं, उस क्रिकेट में फीमेल या मेल होने के क्या चांसेस, कितने लड़के बॉयज खेल रहे हैं, उस प्लेयर का क्या हो चुकी है क्रिकेट। आज क्रिकेट खेलने की प्रोबेबिलिटी 20% है, और उस 20% में हमारे पास 20 बच्चे हैं, 20 में हमारे पास 8 लड़के हैं और 8 लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं। तो मुझे बताओ कि आज क्रिकेट खेलने की प्रोबेबिलिटी में लड़कों के खेलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 12.20 नहीं, यहाँ पर एक का प्रोबेबिलिटी पहले निकला हुआ है, आपकी क्रिकेट खेलने की प्रोबेबिलिटी, और उसके बेस पे 12.20 का उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर अब इसका फॉर्मूला देखिए इधर, ये देखिए भाई इधर फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, यानी ए सच दैट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर ये किसके बेसिस पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी ए अकर हो चुका है, और डिवाइडेड बाय ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बेसिस पे, यानी ऑलरेडी एक प्रोबेबिलिटी मेरी अकर हो चुकी है। कैसे इसका, ये तो एक मेरा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बेसिस पर। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं। कार्ड्स वाला पढ़ा होगा आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी की क्लास में, है? कितने कार्ड्स होते हैं? क्या कह रहे हो? चलिए बताइए, ये एक मिनट में कार्ड निकाल दूं ये ना, वो कार्ड भी नहीं होती, 52 पत्ते होते हैं भाई, इधर देख लो, 52 होते हैं, इधर देख लो, यही पत्ते होते हैं। ये रे खोल दिए सारे पत्ते, इधर यही है, ये रे ना,
13 के 4 होते हैं। Yes, sir. 4 कौन कौन से? 2 ब्लैक के और 2 रेड के। ब्लैक के 2 आपके स्पेड और क्लब के, और रेड के 2 हार्ट और आपके डायमंड का। पान का पत्ता हिंदी में बोला जाए तो पान हार्ट हो गया, ये वाला, नहीं हार्ट, चिड़ी वाला, चिड़ी है, ये वाला क्लब वाला, और हुकुम स्पेड है, और पेड़ क्लब है, ईट आपका डायमंड है। ये हिंदी में है, हैं? सही रास्ते में जा रहे हो हैं? चलो ठीक है। नहीं ये भाई 10th 11th क्लास में, 10th में तो बेसिक पढ़ाया जाता है, 11th में तो पढ़ना पड़ता है इसे, ठीक है। किसका? ये बीटेक का एक्सपीरियंस है, हॉस्टल में रहने का है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये 13 हर एक के पत्ते होते हैं। 13 पत्ते में 1 से लेकर के कहाँ तक की गिनती? मतलब वही आपका 2 से लेकर के 10 तक, एक, मतलब वही इसका आपका, हाँ एस हो गया हमारा, किंग हो गया हमारा, क्वीन हो गया हमारा, और एक हमारा जे जोकर, ये जैक, और एक एडिशनल में हमारा जोकर, उसे हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से लेकर के हमारे 10 तक के पत्ते, और फिर हमारा इक्का का पत्ता। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 10 ये हो गए, और ये 3 आपके फेस के कार्ड। इधर 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 देखो, मेरे को नहीं, मेरे कार्ड पे नहीं दिख रहा कुछ। ये फेस के कार्ड हो गए हमारे। फेस के कितने कार्ड? 3 कार्ड, जे के क्यू, यही है ना। तो लाल के भी जे के क्यू 2, मतलब आपके 2 लाल के और 2 आपके ब्लैक के भी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से आपकी काम करती है इधर। फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ सेकंड कार्ड ऑफ द सेम सूट, यानी कि इस वाले में थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से देखना, इस कार्ड का आपका नोमेनक्लेचर आपको क्लियर है। फेस के कार्ड 3 है हमारे पास, और बाकी नंबर कार्ड हमारे पास टोटल कितने हैं? ये नंबर कार्ड हमारे पास 52 नहीं, आपके पास 9 कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड, और एक हमारे पास एस का कार्ड, और 10, और ये 3 हमारे पास फेस के कार्ड, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक बेसिक सा एग्जांपल है कि अगर हमारा फर्स्ट कार्ड ड्रॉन हुआ वो हमारा हर्ट है, दिल है, तो सेकंड कार्ड जो हमारा यहाँ पर पिक होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है कि वो हार्ट हो हमारा। नहीं, ऐसे अंदाजा नहीं लगाना कि यहाँ पर क्या बोल दिया गया पहली प्रोबेबिलिटी कि इफ द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन वाज हर्ट, बोल दिया, आप समझिए, इफ द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन वाज हर्ट, यानी एक प्रोबेबिलिटी निकाल दी गई। पहला जो पत्ता आपने उठाया वो हर्ट था, तो हर्ट की क्या प्रोबेबिलिटी थी? हर्ट कितने आपके पास कार्ड में? 13 हर्ट कहाँ से आ गए? 13 हर्ट, हाँ हाँ, अच्छा हर्ट, हाँ हर्ट की बात हो रहा है ना, ये रहा लाल की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 13, ये 13, ठीक है। और उसमें से आपका नहीं 1/4 नहीं, यहाँ पर आपका 13/52, यानी 1/4, हाँ ठीक है 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड ऑल्सो बीइंग अ हर्ट इज, क्या होगा? थोड़ी देर के लिए 12/51 को छोड़ दो कि सेकंड कार्ड जो आप उठाओगे अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर एक कार्ड आप ऑलरेडी हटा चुके हो, एक कार्ड हटा चुके हो, 52 पत्ते थे। नहीं फंस गए ना, हर्ट की बात हो रही है, हर्ट के 12 पत्ते बचे हैं ना अभी। मैं वही तो कह रहा, सुनो तो जो मैं कह रहा हूँ कि एक पत्ता हर्ट का निकाल लिया गया है, 52 में से 51 पत्ते बचे मेरे पास। तो अब अगला कार्ड जो होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हर्ट हो, ये वही तो क्वेश्चन है। अब एक पत्ता निकाल चुका हूँ, वो हर्ट का ही था, तो 52 में से एक पत्ता गया, नहीं 51 बचे, और 13 में से एक माइनस होगा, क्यों? एक पत्ता निकाल चुके हैं, किसका निकाल चुके हैं? हर्ट का पत्ता निकाल चुके हैं। तो अब जो अगला पत्ता होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 12/51। ये समझ आया? 12/51 कैसे निकला? पहले के प्रोबेबिलिटी पे ये डिपेंडेंट है, ये क्लियर है ना। यानी दूसरे की प्रोबेबिलिटी इस बार किस पे डिपेंडेंट है? पहले के बेस पे प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट। अभी भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, अब यहाँ पर आ गया ये। अच्छा ये तो एक्सप्लेनेशन दिया, ये इसको हटा दो, यहाँ तक क्लियर है, बिकॉज आपके 12 ही बचे थे और 51 ही कार्ड आपके बचे थे। दूसरा यहाँ पर आप एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या होता है, एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका होता है। इस वाले में क्या हुआ था? इफ द फर्स्ट कार्ड ड्रॉन वाज अ हर्ट, यानी ये इवेंट हो गया, तो सेकंड इवेंट अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही क्वेश्चन है ना हमारा, ठीक है।
अब दूसरा एग्जांपल, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, भाई आंसर मत देखना, आंसर खुद निकालना, ठीक है। फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग, कि किंग के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो अगर गिवन द कार्ड इज अ फेस कार्ड, अगर आपके पास दिए हुए पत्ते फेस कार्ड हैं, उसमें से बादशाह निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आपके पास फेस कार्ड्स हैं, तो 16 होगा कार्ड 3 into 2 पेज कार्ड है ना, तो 3 16 नहीं 3 4 हाँ 12 पत्ते हो गए हमारे किसके, ठीक है। उसमें से किंग की क्या होगी? की 4/12 यानी 1/3 यहाँ पर फेस कार्ड आपके टोटल कितने हैं? 12 आपके, और इसमें से 4 3 है 4 2 है 4 सर वो पेज कार्ड हो सकता है, इसको भी गिनना हो। जोकर वाला ना, नहीं एज नहीं एस नहीं कर सकते ना, नहीं करना है जब थोड़ा होगा लेकिन थोड़ा फेस कार्ड में तो एस नहीं आएगा आपका, जोकर तो पिक होगा नहीं इसमें, है ना। एक मिनट रुको, टोटल फेस कार्ड यहाँ पर जेके क्यू की बात कर रहा है ना भाई, जेके क्यू के ये 16 कैसे बता रहा है भाई, 12 ही तो होने चाहिए हैं? अभी तो ये नहीं 12 ही होते हैं, ये देखो जो कर वही है। ये रहा ना फेस कार्ड आपके, इतने ही 12 ही होते हैं ना। ये फंस गया ना जेमिनी, इस बार जेमिनी फंस गया भाई इस बार यहाँ पर, ठीक है। तरीके भी बोल जाती है क्या चीज? सर इसने एग्जांपल भी दे रखा है नहीं वो तो पहले वाले का है, उससे छोड़ दो, ये दूसरे वाले पे, हाँ उस पर आते हैं यहाँ पर। ये रहा इस वाले में, ये देखो गजब है, ऊपर गलत आंसर देकर के नीचे सही आंसर का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। तो वही है, आपने क्या बोला, आपका 3 होते हैं आपके, नहीं 12 टोटल हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए, और उसमें से 4 आपके किंग हो गए, तो 4/12 यानी 1/3 के बेसिस पर आपका आ गया। तो ये एक्चुअली यहाँ गलत दे रहा है, ये एलएलएम से यही उम्मीद की जा सकती है। वेल तो यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन आ जाओ, तो आपके पास फेस कार्ड कितने हैं? 12, तीनों के यहाँ पर हैं, यहाँ पर 4 किंग, और इसमें से किंग कितने हैं भाई आपका? तो आपका नंबर ऑफ किंग इसके बेसिस पर, और यहाँ पर नंबर ऑफ फेस कार्ड के बेसिस पर। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग व्हेन फेस कार्ड इज गिवन, ये पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकालना है? किंग व्हेन फेस कार्ड इज गिवन, यानी कि अब ये फॉर्मूला वापस आ जाओ इधर, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग व्हेन फेस कार्ड इज गिवन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पर हमें बी का प्रोबेबिलिटी पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अरे यहाँ पर देख रहे हो मुर्जा, यहाँ पर ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कौन सा वाला? किंग, व्हेन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पता है। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेस कार्ड का इवेंट पता है आपको कितना है? 12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की निकालनी है, तो यानी ए बाई बी आपको निकालना है यहाँ पर। पेज कार्ड का 12 होगी, फेस कार्ड अभी तो बताया आपने, 12 खुद कंफ्यूज हो गए। नहीं प्रोबेबिलिटी 12 थोड़ी होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं, वैल्यू 12 है। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पर गिवन बी है, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है, गिवन बी है। बी के कितने पत्ते रखे हैं? बी के 12 पत्ते रखे हैं, बी की प्रोबेबिलिटी नहीं रखी है, ठीक है। और उस बी के पत्तों में ए यानी किंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो आप यहाँ पर कॉल कर रही है। क्लियर है? तो इसको निकालने के लिए यहीं पर आपका पर्टिकुलरली बेस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो बेसिक फंडामेंटल यूज कर लो, या फिर आप बेस थ्योरम के बेसिस पर यहाँ पर कॉल कर लो। एक और एग्जांपल ये वाला बताओ जरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड बीइंग रेड गिवन दैट इट इज अ किंग? ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। रेड की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर वो किंग है तो? हाँ 1/3 पूरे पे जा रहे हो, पूरे पे नहीं, होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? किंग है और रेड भी हो, तो 1/3 वो पूरे पे जाएगा ना, वो किंग है, अकेले तो किंग है सारी कार्ड्स में। नहीं 4 1/4 रेड 2 होते हैं, अच्छा रेड को बना चाहिए 1 अपॉन आपका 2/4 यानी 1/2, यही आएगा ना।
2/4 यानी 1/2। नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ? संजय भाई क्या कैसे आड़े टेढ़े जवाब दे दे? नहीं रेड सारे का पिंक 2 ही होते हैं रेड में, यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। और पिंक कितने हैं 4 और रेड में 2, 2/4 1/2 टोटल की 4 होते हैं, रेड के कार्ड होते हैं। क्या कह रहे हैं? दिमाग घूम गया नहीं नहीं दिमाग नहीं घुमाना भाई, इजी एग्जांपल है, जल्दी आंसर में मत जाओ। ये देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड बीइंग रेड गिवन दैट इट इज अ किंग? बी इवेंट हो चुका है कि वो किंग है, तो किंग कितने थे? 2 कौन बोला अभी? अच्छा हाँ 4 हैं, और उस 4 में अब रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2/4 1/2। तो यहाँ पर वही बता रहा है 2/4 यानी 1/2 के बेसिस पर। अरे क्लियर है ना यहाँ पर? ये क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में बैडमिंटन। चलिए अब बताइए, ये रहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आपको क्लियर हो जाएगा भाई, बातें नहीं, ये फॉर्मूला नहीं देखना, आंसर बताना है। फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड बीइंग अ किंग गिवन दैट इट इज अ फेस कार्ड, वही वाला। फाइंडिंग द कार्ड बीइंग अ किंग 4/12 बेस कार्ड के 12 होते हैं और उसमें किंग के 4 होते हैं। हाँ 4/12, 4/12 ठीक है। अब ये आपका बेस थ्योरम से सॉल्व किया गया। अब देखिए बेस थ्योरम में अभी आपने क्या, अभी तक कोई थ्योरम नहीं लगाया। अब क्या निकाला भाई? अब ये वाला, क्योंकि हमें एट द एंड बेस थ्योरम पर आना है, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ऐसे अंदाजा कभी 1/6 बोलोगे, कभी 2/6 बोल दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड बीइंग किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड बीइंग किंग यानी ए इवेंट पहले निकालना है। क्या गिवन है? गिवन दैट इट इज अ फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता है। अरे पता है ना? यस या नो? नक्षत्र। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड हमें पहले से पता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इंटू में A, यानी कि इसको इसी के बेसिस पर पढ़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालो, B क्या था यहाँ पर हमारा? फेस कार्ड निकालो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है हमारा? जब किंग हो वो। फेस कार्ड बताओ, किंग हमारे पास है, तो फेस कार्ड कितने होंगे? किंग हमारे पास है, हाँ फेस कार्ड कितने होंगे? हाँ टोटल उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4/12 नहीं यहाँ, यहाँ पर ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें किंग निकालना है व्हेन फेस कार्ड इज गिवन, ठीक है। तो आपने बोला कि भाई 12 नीचे आ गया और 4 ऊपर आ गया ना, 4/12 के बेसिस पर आपने कॉल करा दिया। बट यहाँ पर इसका फॉर्मूले पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B सच दैट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A गिवन है, B/A दे रखा है। तो B/A का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन इवेंट A अकर्ड। इवेंट A क्या था? किंग कितने हैं? टोटल किंग कितने होते हैं? 4। और B क्या निकालना था? फेस। अब किंग टोटल 4 होते हैं, तो उसमें फेस कार्ड कितना होगा? चारों फेस कार्ड ही होंगे, तो टोटल पत्तों में क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी? 4/52। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो पूरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग व्हेन फेस कार्ड इज गिवन, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी? 4/52 होगी ना यहाँ पर ये? अरे होगी कि नहीं होगी? यस या नो? और दूसरा यहाँ पर क्या इवेंट है कि बी इवेंट कौन सा था? ए था किंग, बी था फेस कार्ड। अब बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था यहाँ पर हमारा? फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है? पूरे पत्तों में, पूरे पत्तों की बात हो रही है। 12/52 यानी 1/3 कैसे हो गया भाई? यहाँ पर आपने सॉल्व किया तो इधर 12/52 यानी कि अब ये 52 पे कट गया। अरे कटा कि नहीं कटा? और इसीलिए जो आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे थे 4/12 और 1/3, यही आंसर आ रहा था। देखो इस तरीके से। अब सवाल ये कि सर यहाँ तो इंटरसेक्शन, यहाँ पर इसकी बात हो रही है और इधर आपने यहाँ पर यूनियन। हाँ आपने दो उसको मल्टीप्लाई भी तो नहीं कराया। किसको? नहीं वही मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट बाइफरगेट होके इसमें बनता है, ये वाला। तो इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन वाले में वो सॉल्व होकर के यही वाला फॉर्मूला बनता है। इसी को जब आप यहाँ पर ब्रेक करोगे ए वाले को, तो पर्टिकुलरली उसी में आपका कन्वर्ट होकर के आएगा यहाँ पर।
वो बोलेगा ना कि इससे पहले आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये देखिए भाई, बातें नहीं है, देखिए हमें ये निकालना है कि ये ऐसा आता है, यही था ना, अरे फॉर्मूला ऐसा आता है, यही है ना। तो यहाँ पर हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी यानी बी इवेंट हो चुका है और बी में एक एक कॉल कर रहा है, पूछ रहा है कि बॉन्ड का कोई इशू है, किसका बॉन्ड का इशू है। बॉन्ड का इशू क्या भाई, 3 साल का बॉन्ड तो बहुत बड़ा बॉन्ड होता है। हेलो हेलो, हाँ गुड इवनिंग विनय। 3 साल का बॉन्ड का कह रहे हैं, कुछ टूल्स है वो सिखाएंगे 1 साल और फिर 2 साल काम कर देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है हमें। पहले तो 3 साल का बॉन्ड है। रोल क्या ऑफर कर रहे हैं। सर काम नहीं है उसमें, मतलब एक्सेलेंस कुछ ये कुछ टूल्स है के अकॉर्डिंग वो सिखाएंगे, फिर वो करवाएंगे। अच्छा, और क्या टूल्स है, हाँ। तो टूल्स के बारे में बताएंगे। नहीं, टूल्स तो उनके कस्टमाइज इंटरनल टूल्स होते हैं, उसी पे काम करवाएंगे, है ना, वो चीज है। ओके, पैकेज क्या ऑफर कर रहे हैं 3 ईयर के। और इंक्रीमेंट क्या होगा साल का। सर अभी इंक्रीमेंट जब होगा कि पहले साल आपका मतलब वो होगी जो ट्रेनिंग है, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। तो क्या होगा उसका, 3 साल पर सेम ही पैकेज पर रहोगे या फिर इंक्रीमेंट होगा, कितना परसेंट, वही तो बॉन्ड के बारे में तो बॉन्ड का। अच्छा, और लोकेशन 126 अच्छा, ये वाला जो इनका ऑफिस है ना, हाँ ठीक है, ओके। और शिफ्ट तो रोटेशनल हो सकती है, अच्छा, शिफ्ट का कुछ अलाउंसेस अलग से। 2000 का हमें देना पड़ेगा। अच्छा, और सीटी से कितना ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, उसमें कट कितना लगेगा, पीएफ कट और ये सब जोड़ जोड़ ये सारे अलाउंसेस हटा के कितना इन हैंड कितना आएगा। अच्छा ठीक है, तो आपका रोल जो है और इंटरनल आपका ट्रांजिशन का कोई सपोर्ट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ नहीं। नहीं, ये बात आप क्लियर करो एक बार, बॉन्ड भरने के बाद इंटरनल अगर हमें ट्रांजिशन करना हो, जो हम सीखे हैं उसको यूज करने के लिए, तो क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी है एससीएल में। हाँ ठीक है, इंक्रीमेंट वही एक बार जो वो जो बॉन्ड पे बता रहे हैं ना, क्योंकि बॉन्ड में क्या होता है ना, आपका इंक्रीमेंट अगर रोक दिया तो आप छोड़ भी नहीं सकते और काम भी करना पड़ेगा, मेंशन होता है बट फिर भी पूछना पड़ेगा वो चीज है। ठीक है, आप बोलो, ठीक है बोलो, बॉन्ड के टर्म्स कंडीशन भेजो, मैं एक बार गो थ्रू करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको, मेरे एंड पे कोई इशू नहीं है, ये बोलो जरा एक बार, लेकिन मुझे बॉन्ड के टर्म्स कंडीशन मुझे एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, पहले एक बार यू आर बीइंग सिलेक्टेड का एक बार लेके आ जाओ मेल, उस मेल के बेस पे देखते हैं क्या करना है। ठीक है, साइन मत करके आना उधर अभी कुछ भी बस। ठीक है, हाँ ओके। वो तो पढ़ना पड़ेगा भाई, वो तो एचआर है, वो तो प्रेशर बनाएगी कि अभी करो, है ना, वो चीज है। उनका तो काम ही यही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हमें बेसिक डेफिनेशन हमें पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट हो चुका है हमारा, अब बी में ए के होने के चांसेस निकाल रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो चुका है, अब बी में ए के होने के चांसेस, इसमें बी में ए के होने के चांसेस, इसमें भी बी में ए के होने के चांसेस, दोनों कॉमन है कि नहीं है, बट दोनों में आपका डिफरेंस क्या है कि यहाँ बी इवेंट हो चुका है और इस वाले में ए इवेंट हो चुका है, इन दोनों का ही यूज करके रीअरेंज करके यहाँ पर जब आप इसको यहाँ होल्ड कर लोगे, इसको यहाँ डॉट प्रोडक्ट पे भेज सकते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, या इस वाले को भेज सकते हैं इधर,
तो सेकंड इक्वेशन को ये रीअरेंज करके यहाँ से यहाँ भेज दिया, ऐसा बन गया, बना कि नहीं बना। अब इस वाले की वैल्यू उठा करके पहले वाले में पुट कर दी, तो ऐसा बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। और इसी इक्वेशन को यहाँ पर शो करा दिया, ये बना कि नहीं बना। यही आपका बेस थ्योरम यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है, ये समझे। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी दो प्रोबेबिलिटी के ऊपर पे बेस्ड हुआ, और यही आपका बेस थ्योरम 11th क्लास में ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यही बस इतना से सॉल्व करने के लिए आता है। ए बाई बी हम जानते हैं ये होता है, बी बाई हम जानते हैं ए होता है, और ये हमने जाना भी, क्या जाना भाई नक्षत्र यहाँ पर, कि ए बाई बी ये होता है हमारा। देखिए इधर आया था ना ये वाला हमारा, ये वाला ए बाई बी, ए बाई बी क्या होता है, बी इवेंट में ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर भाई, फेस कार्ड में किंग होने के क्या चांसेस हैं, 52 में से 4 पत्ते, ठीक है। और टोटल फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, 52 में से 12 पत्ते, और इसको सॉल्व करो तो फेस कार्ड पे किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/3, यानी 4/12 1/3 के बेसिस पे। ये सही है ना, ये समझ गए। तो जरा मुझे बताओ स्पेड का एस होने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड का एस होने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड का हाँ एस होने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड यानी 1/13, 1/13, और पूरे की प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो पूरे की हाँ मतलब इस फॉर्मूला के थ्रू स्पेड की प्रोबेबिलिटी यानी 13/54, 13/54 कहाँ जा रहे हो, जोकर भी 2 ले लेते हो क्या, 13/52 डिवाइडेड बाय स्पेड, नहीं डिवाइडेड स्पेड क्यों लेंगे, डिवाइडेड बाय, हाँ मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, स्पेड पे हाँ एस, हाँ एस की प्रोबेबिलिटी नीचे एस, हाँ एस कितने टोटल 4/52, तो जब आपने उसे इंटर क्रॉस पे सॉल्व किया तो 4/13, और वैसे भी सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1/13 कहाँ आ रहा है, 1/13 क्वेश्चन है स्पेड में एस होने की प्रोबेबिलिटी, 1/13 स्पेड में एस होने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड में एस होने की प्रोबेबिलिटी, एस हो चुका है, नहीं स्पेड में एस होने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड हो चुका है, तो यानी कि ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है ए प्रोबेबिलिटी, यहां पर ए का निकालना है व्हेन स्पेड इज गिवन, स्पेड गिवन है, ये रहा स्पेड के पत्ते रखे हैं, उसमें से एस की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो स्पेड के पत्ते कितने, अरे इस डायरेक्ट मत सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो, मैच होना चाहिए ना आंसर इससे। तो ये किंग की वजह क्या हो गया एस, और यहां पर क्या हो गया स्पेड, तो यहां पर क्या बनेगा एस में ये एस, ये स्पेड का एस कितना है प्रोबेबिलिटी, स्पेड का ए की प्रोबेबिलिटी, हाँ टोटल, यहां पर जब ये नहीं होगा ये वाला आपका ये ना होने की, किंग टोटल, यहाँ पर टोटल की बात कर रहा है, मतलब जैसे ये किंग के पूरे पत्ते की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा एस के पूरे पत्ते की बात होगी, हाँ इंटरसेक्शन होगा एस का 40, एस का ये बताओ ना मुझे, एस के पूरे पत्ते में क्या प्रोबेबिलिटी है, पूरे पत्ते, एस का एक नहीं होगा ना, 4 होगा ना, एस के 4 पत्ते हैं, 4/52, एस के 4 पत्ते हैं। देखिए एक मिनट, ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पर बस इसको चेंज कर रहा हूँ मैं इधर, हाँ यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ भाई इस वाले पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमारा एस होगा, गाइस एक मिनट, अरे इधर बातें नहीं भाई, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, अरे एक मिनट इधर देखो, बस एक मिनट, ये हो गया एस, और यहाँ पर हो गया ये स्पेड, स्पेड आपका ये स्पेड, स्पेड, तो एसडी मैंने स्पेड लिख दिया। तो बताओ किंग और फेस का इंटरसेक्शन यहाँ पर ये कॉल कर रहा है, एस और स्पेड का इंटरसेक्शन, हाँ तो यहाँ पर हमें एस और उसका निकालना है ना, एस और स्पेड का, इसे कट कर दो ये हो गया एस, और इसे कट कर दो ये हो गया स्पेड,
इस SD हो गया। तो इसका इंटरसेक्शन यानी कि अब हाँ। यदि एज कितने हैं हमारे पास? एज हमारे पास 4 है। 4 एज है। हाँ, स्पेड कार्ड कितने हैं? स्पीड हमारे पास 13 है। 13 है। तो हाँ। अब एक ही देगा, स्पेड के पत्ते हैं और 4 एज सबके में। हाँ, एक ही। डायरेक्शन क्या होगा? एक Y। एक होगा। हाँ, खाली एक ही होगा। लेकिन पूरे पत्ते कितने हैं? अब वो भी बता रहा हूँ। हाँ। एक होगा। अब एक स्पेड की पूरे पत्ते में कितनी होगी? 1/52। पूरे का नहीं निकालना, एज की बात हो रही है बस। सर नहीं, हाँ। तो आप ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। 1/52 तो होगी, और नीचे जो है स्पेड की होगी, यानी 13/52। तो 1/, यहाँ पर आपका, हाँ ये वाला, हाँ बिल्कुल सही, ये वाला हो जाएगा 1/52 जी, और ये वाला हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा स्पेड का, है ना? 13/52। हाँ, एक मिनट, तो ये हो जाएगा आपका स्पेड का, यानी ये हो जाएगा 13/52, जी, 52 है ना? 52 आपका कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही, और आपका आ जाएगा 1/13। और एग्जैक्ट आंसर भी कितना आ रहा है आपका? स्पेड में इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 के। हाँ सही है, बिल्कुल सही बताया। ये इंटरसेक्शन आपको लेना है। हाँ, क्या करोगे संजीत? एक कार्ड भी आप क्या कहना? स्पेड नक्शा क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? पक्का या नहीं हुआ, या ऐसे ही कह रहे हो? नहीं अच्छा, अगर हो गया तो बताओ, क्योंकि ये बेस थ्योरम नहीं क्लियर हुआ तो फिर ये मॉडल बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसका फंडामेंटल मैथमेटिक्स यही है। तो मुझे ये बताओ, और ये कार्ड से क्लियर होगा आपको। आपको ये बताना है आपको क्वीन ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी। क्वीन ऑफ हार्ट की। हाँ, तो 13 हो गए और 4 होगा, सिर्फ 3 ही होगी। क्वीन ऑफ हार्ट। हाँ, वो इतना सॉल्व कर रहे थे नक्षत्र। क्वीन ऑफ हार्ट बताओ। अच्छा, सॉल्व करके बताओ कैसे बनेगा क्वीन ऑफ हार्ट। यहाँ पर मार्कर नहीं है क्या? मार्कर ले। क्या होता है? ये दोनों सेम है, लेकिन ये बात किया है और ये मान ये फॉर्मूला अलग। अब मान लो इसमें भी वैसे निकाला, इसका मतलब कॉमन क्या है? एक गिलास कॉमन हुआ, इस एक गिलास कॉमन हो गया, एक गिलास कॉमन आएगा, ये अब सुन लो, मेरे पास 13 स्पेड का एक एज है, 4 एज है, एक स्पेड का होगा, एक हार्ट का होगा। लेकिन जो स्पेड के सारे कार्ड हैं, इसमें एक कार्ड स्पेस का, एक उसका एक के पास, और 4 एक है, तो दोनों कॉमन क्या होगा? एक में कॉमन होगा ये। और वो इंटरसेक्शन है ना, जो हमने पिछले लेवल में पढ़ा था ना। अरे परमानेंट पे लिख दिया क्या भाई? ये नहीं लगा था ये, हैं? ये तो बिगो का टूटा नहीं, जो से हल्का बिलो किया तो ये है कि हो गया है। ये क्या बात है? अरे क्या है भाई? इसको लिख दिया ये इन्होंने। ये महंगा वाला। अरे नहीं, ये रखने लो क्या? ये तो पीछे अरे जम गया ये, अरे ये पानी फुटेगा अभी दबा दबा खोली लाना पड़ेगा। अब ये पक्का में जम चुका है। अभी अभी से छोड़ो, अब मैं भी इसी पे चला देता हूँ। दीवार पे लिख बाद में बोल के साफ करवा दे। चलिए कोई नहीं। तो क्या है क्वेश्चन बताओ? दो 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 तीन क्वेश्चन है। पहला, क्वीन ऑफ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट, ठीक है, बताइए। तो इसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इंटरसेक्शन क्वीन इंटरसेक्शन हार्ट का डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका हार्ट के। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरम बनता है हमारा। जी, तो ये हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून और हार्ट का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन की बात हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून क्या है? सर कोई है 4 हमारे पास, 4 है, ठीक है। यूनिट टोटल कितने? 52 में से। चलिए, और इंटरसेक्शन हार्ट कितने हमारे पास? हाइट है हमारे पास 13 है। टोटल कितने में से? 52 में से। तो हार्ट के क्वीन कितने हैं हमारे पास? 4 नहीं, एक होगा, एक ये 4 हमारे क्या है?
क्वीन और ये किसके हैं हमारे टोटल टोटल के, और ये 13 हमारा है। इसमें एक तो होगा हर में कितना क्वीन होगा हमारा? एक होगा एक होगा। तो ये सॉल्व होकर के हमारा क्या आएगा 1/52 1/52। उसके बाद पूरे हार्ट की क्या प्रोडक्ट है 13/52 ये वाला, यानी 13/52। और आपको पता है कि आपने डिवीजन रूल आपने पढ़ा होगा, नीचे वाले ये इससे ये कट जाएगा और आपको 1/13 पे ये रिटर्न कर देंगे, यही था ना, ठीक है। और इसी में आपने ये पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A such that B given is equal to क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इवेंट, ठीक है। और सेम एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B such that A is equal to प्रोबेबिलिटी ऑफ वही इंटरसेक्शन A यूनियन B, और इस बार कौन सा इवेंट अकर हो रहा है, A हो रहा है। इस बार ये फॉर्मूला को आप कहां पर ले रहे हैं, इस वाले के पास लेके आ गए, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, और ये इज इक्वल टू किसके बराबर बैठा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर बैठा, ये सही है ना। और इस वाले वैल्यू को आपने पुट करा दिया किसमें, इस वाले में पुट करा दिया, तो ये क्या बन गया फाइनली आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट में प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A B बाय A डिवाइडेड बाय ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बेसिस पर, और यही यहाँ से निकल के आया बेस पे 22 बायस का मतलब ही कुछ और हो जाता है, बायस मतलब झुकाव उसका उस तरफ, बेस हां बेस पे। अब सर बेस थ्योरम ये है, अब इसमें ये वाली वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो कैसे होगा सर, अब बताइए। ये वाले में हां प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, A क्या है हमारा, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, A क्या है हमारा B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, पूरे की प्रोबेबिलिटी 4/50 मल्टीप्लाई B बाय A, तब B by A B क्या है हमारा हार्ट है नहीं, B क्या है हमारा हार्ट, और A क्या है हमारा क्वीन, यानी क्वीन के हार्ट, तब ये का 4/52 पहले तो ये नहीं 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है, तब 1/4 होगा, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 होगा हार्ट के हमारे हार्ट के 13 बाय 12, और ये वाला हमारा बचा A बाय B बाय A, यानी B by A यानी कि हार्ट अपॉन क्वीन, नहीं ये तो A बाय B निकाल रहे हैं ना, B बाय B निकालना, यानी कि हार्ट अपॉन क्वीन, यानी कि क्वीन के हार्ट कितने, क्वीन कितने हैं हमारे पास, 4 है, और उसमें हार्ट कितने हैं हमारे पास, एक है एक, तो 1/4 1/4 के बेस नहीं होगा हैं, हां भाई 1/4 ही तो होगा, क्वीन कितने हैं हमारे पास, 13 नहीं 4, क्वीन तो 4 ही है ना, एक मिनट उधर छोड़ो, क्वीन कितने हैं 4 और उसमें से हार्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक सर इस फॉर्मूले को आप उसको नहीं उससे छोड़ दो, नहीं यहाँ की सही सही हां नहीं तो नहीं इसी से करना है ना, उसने बोला है, नहीं हाँ। नहीं छोड़ो एक ये वाला निकालना है ये फॉर्मूला भारती हां मैंने भी कर दी वही निकाल लो, ये डायरेक्ट लिखेगा यहीं से, क्वीन कितने होते हैं 4, और क्वीन अगर 4 है तो उसमें हर्ट वाले क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हर्ट का तो एक ही होगा ना, तो ये वाला 1/4 हुआ, अरे ये 1/4 है ना, और ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना था 4/52 था, ये 4 यहाँ से ये 4 कट हो गया, ये 52 यहाँ से कट हो गया, इधर 1 बचा, इधर 13 बचा, और यहाँ पर क्या आंसर आ रहा था 1/30, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन बाय हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन बाय हार्ट इज इक्वल टू 1/30, इट्स क्लियर है। वहां क्यों ले जा रहे थे, यहाँ डायरेक्ट ये प्रोसेस है तो ये निकालने का तरीका बताना नहीं, डायरेक्ट मेंटल कैलकुलेशन, अगर इसको इससे निकालेंगे फिर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वो वाली बात तो सही है ना, बट डायरेक्टली तो निकाल सकते हैं ना। यहाँ पर ये कह रहा है B by A when A event occurred, A क्या है यहाँ पर हमारा क्वीन आ चुके हैं, तो क्वीन के 4 ही पत्ते हैं, अब इस क्वीन के 4 पत्ते में हर्ट कौन सा होगा, हर्ट एक ही हो सकता है, तो यहाँ पर ये 1/4 बना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A, पूरे A क्या है यहाँ पर हमारा क्वीन, पूरे पत्तों में A की क्या प्रोबेबिलिटी है, पूरे पत्तों में यानी पूरे पत्तों में ये क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी है 4/4, तो ये 4/4 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर क्या B, B क्या है हमारा हर्ट, पूरे पत्तों में हर्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है 13/52, 13/52 4/52 into 1/4, 4 से 4 कटा, 52 से 52 कटा, 1/13, और यहाँ की डायरेक्ट क्या आ रहा था
केस बात तेरा, तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है ना? कौन सा थ्योरम है हमारा ये? बेस थ्योरम। 5 नहीं, कौन सा? बेस थ्योरम। अरे क्लियर है ये बेस थ्योरम? ये मेन जान है किसकी? नाइव बेस की। ये समझ आया? ये नाइव बेस की मेन जान है। अरे क्लियर है ना भाई ये नक्षत्र? चलिए इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक तो ये स्क्रीनशॉट और एक ये स्क्रीनशॉट प्रूफ वाला है ना? क्या हो भाई नक्षत्र? ये संजीत नहीं, कुछ तो कह रहे थे, टफ लग रहा है? एक तो ये है और उसके बाद ये एक पत्ते भी चिपका देता हूँ। नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन में हम चलेंगे इसीलिए इजी है। क्या ये क्या बात होती है भाई? अब बात बाद में समझा देगा, समझा दो भाई। हाँ हाँ यदि आपने p ब्रैकेट में a अपॉन b लिखा है ना हाँ, स्टार्टिंग में, हाँ। वो आपने लिखा है यहाँ पे 4.52। हाँ उसके बाद आपने जब यहाँ b अपॉन b बाय a लिखा तो हाँ। उसमें आपने 1/4 लिखा। हाँ। वहाँ पे तो b पहले है तो 52/4। ना ये वो बाई वाला नहीं है, ये वो बाई हाँ। वाला डिवाइड वाला नहीं है, ये अकर ये अकरेंस वाला है। हाँ। वो a भी हो वो वाला वैल्यू नहीं है ये अकरेंस बता रहा है कि b में a होने के चाहिए, a में b होने के चांसेस क्या है आप वो ये बताना चाह रहे हैं। हाँ यहाँ यूनियन, इसलिए मैं सच दैट वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? वो इवेंट को बता रहा है, यहाँ पर ये b डिवाइडेड बाय a नहीं है, ये बता रहा है ये a इवेंट हो चुका है, अब बताओ इसमें b होने की क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, ये चीज है हमारा, ठीक है? तो ये इमेज भी लगा दिया, ये रहा, सारे लग गए जो काम किया है, यही सब है ना भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, तो मेन इसमें यही है नाइव बेस में। नाइव बेस के 3 मॉडल, बायनोमियल, मल्टीनोमियल और गॉसियन नाइव बेस, ये 3 अलग अलग नाइव बेस के मॉडल है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट बेस, इसमें से नाइव बेस इंपोर्ट करेंगे, किसे? 3 है हमारे पास, पहला है गॉसियन नाइव बेस, दूसरा है बर्नौली नाइव बेस, ठीक है भाई, बायनोमियल वाला आपका, और उसके बाद तीसरा है मल्टीनोमियल आपका नाइव बेस। ये तीनों अलग अलग सिचुएशन में यूज होंगे। बर्नौली तब जब हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन हमारे पास बैठ रहा हो, गॉसियन भी हमारे पास तब जब बाइनरी क्लासिफिकेशन पे, बट मल्टीनोमियल कब जब हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बैठ रहा हो। कौन सा बैठ रहा हो? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं, इधर इस पे चलते हैं। ये तीनों का एक आपको ये मिल जाएगा, आपका तीनों का अलग अलग सिचुएशन ये रहा। बर्नौली हमारा कब, जब हमारा बाइनरी 0-1 की बात हो रही थी ना। अब ये गॉसियन कब, जब हमारा डेटा कंटिन्यूस यानी फ्लोटिंग वैल्यू पर हो, यहाँ पर ये फ्लोटिंग नहीं, हाँ फ्लोटिंग वैल्यू पर हो आपका। कौन सा? जैसे न्यूमेरिकल निकालना है हमें, क्योंकि हमें पता है ना ये तीनों के लिए यूज होता है। नाइव बेस आपका क्लासिफिकेशन में भी और रिग्रेशन में भी। तो गॉसियन नाइव बेस कब यूज करना है? जब हमें रिग्रेशन प्रॉब्लम पे यहाँ पर काम करना हो। और बर्नौली कब? जब क्लासिफिकेशन हो, और वो भी कौन सा वाला? 0-1 वाला, ठीक है, आपका बाइनरी वाला। और मल्टीनोमियल कब? जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ये तीनों बात क्लियर है ना यहाँ पर? ये तो अभी हमारा क्या है, मल्टी क्लास है या सिंगल क्लास है हमारा? 0-1 खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? बाइनरी में जा रहा है, 0-1 में जा रहा है, या मल्टी में जा रहा है? बताओ भाई मुर्जा। हाँ बाइनरी में जा रहा है भाई, खेलना चाहिए टेनिस या नहीं खेलना चाहिए? अरे तो ये बर्नौली इंपोर्ट करेंगे ना। नक्षत्र क्लियर है ना? तो ये तीनों को यहाँ पर ही इंपोर्ट करा दिया, प्रिंट करा दिया, डन। और अभी हमें तीनों की जरूरत नहीं है, अभी हमें जरूरत है किसकी?
हाँ, बर्नौली वाले की अभी हमें जरूरत है, ठीक है। तो बर्नौली वाले की जरूरत है, तो इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। और नाइफ बेस का ज्यादातर यूज कहाँ पर होता है, कौन से प्रॉब्लम्स में? नहीं नहीं, किस टाइप के एमएल प्रॉब्लम्स में? स्पैम हो गया, रिव्यूज क्लासिफिकेशन हो गया, उधर समझे, तब वहां पर इसका यूज होता है। तो मॉडल इसका नाम रखेंगे एनबी, एनबी मतलब नाइफ बेस, और यहाँ पर मॉडल एनबी डॉट फिट एक्सट्रेन कॉमा वाइट्रेन, और उसके बाद मॉडल एनबी डॉट, देखिए कोड में कुछ नहीं रखा था, समझना क्या था इसका इंटरनल आर्किटेक्चर की, ये सॉल्व क्या कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को चेक करके यहाँ पर बता रहा है। और इसमें क्या पास करा देंगे, प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट में क्या, एक्स का टेस्ट, ये बदले में मुझे बताएगा क्या, वाई का प्रेड, लेकिन ये कौन सा वाला वाई का प्रेड है, एनबी, एनबी मतलब नाइफ बेस वाला। उसके बाद मॉडल एनबी का स्कोर, इसको पास कराना होता है एक्स का टेस्ट और वाई का टेस्ट, और ये हमारे पास, ये भी कितना आ रहा है हमारे पास, ऑलमोस्ट 66% के बेसिस पर। इसे हमने क्या नाम दिया, मॉडल एनबी का स्कोर। तो ये भाई तीनों का क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बचा है हमारा, बचा है कि नहीं बचा है, तीनों का कंफ्यूजन मैट्रिक्स बचा, अरे पढ़ा है ना हमने। तो तीनों का एक साथ निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं ऑल मॉडल्स। ऑल मॉडल्स पहला कौन सा था, मॉडल रैंडम फॉरेस्ट था ना हमारे पास, रैंडम फॉरेस्ट दिख नहीं रहा, आरएफ के नाम से बना लिया क्या, हाँ ये रहा आरएफ मॉडल। दूसरा क्या है, मॉडल केएनएन, और तीसरा नहीं, इसके नाम से नहीं था, फाइनल के नाम से था ना, फाइनल मॉडल केएनएन। और तीसरा क्या है, मॉडल मॉडल नाइफ बेस, यही है ना भाई। अरे ऑल मॉडल्स बन गए, ठीक है, ये ऑल मॉडल्स बना लिए, और इसी ऑल मॉडल्स का यहाँ पर आपका स्कोर निकालना है। स्कोर कैसे, आरएफ मॉडल सेव है हमारा, आरएफ मॉडल के स्कोर के नाम से, ये रहा, ठीक है। फाइनल मॉडल सेव है हमारा फाइनल मॉडल स्कोर के नाम से, या केएनएन मॉडल स्कोर के नाम से सेव होगा। केएनएन किस नाम से सेव है ये, अच्छा सेव ही नहीं किया है, इसे क्या नाम दे दे, फाइनल केएनएन स्कोर। और मॉडल नाइफ बेस हमारा किस नाम से सेव है, मॉडल एनबी स्कोर के नाम से। ये तीनों का क्या आ गया यहाँ पर, स्कोर का वैल्यू आ गया, ठीक है। और ये ऑल मॉडल्स हैं, और इसी कोड को यहाँ पर ऑल मॉडल्स के नेम्स के नाम से कॉल कर लो, इसी को यहाँ पर पेस्ट कर दो, और इस पर क्या लगा लो, क्या लगा लो भाई ये, क्योंकि हमें ऐसे स्ट्रिंग पास करा है ना, हमें एक प्लॉट बनाना है ना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। पीएलटी डॉट बार ग्राफ, एक्स में क्या पास कर देंगे, नेम, और वाई में पीएलटी डॉट टाइटल, ऑल मॉडल की लिस्ट बनाई, इसको लूप चला करके अगर किसी से भी प्रिडिक्ट कराना हो तो इसे लूप चला करके यूज कर सकते हैं। अभी हम वो सीएम हमारा बचा है ना क्या, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का क्लास, तो वहां तो जरूरत होगी ना इसकी, उसके लिए, ठीक है, एक बार में लूप चला के काम करवाएंगे। यहाँ पर हमने बोला कलर इज इक्वल टू एसएनएस डॉट कलर पैलेट, यहाँ पर कूल और टी। परफेक्ट, सही है, तीनों बराबर आएंगे, क्यों आएंगे तीनों बराबर,
अरे तीनों कितने पर थे? तीनों 66 पर ही थे ना, ये इसीलिए। तो यहाँ पर आपने PLT डॉट बार लेवल यहाँ पर एक्सेस को पास करा दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से परफेक्ट। ये आपके तीनों मॉडल के कंपैरिजन यहाँ पर देखिए, मॉडल नेम और ये मॉडल स्कोर परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इन सब का क्या कराना है, और वो तीन जो सीख चुके हैं आप टोटल कितने मॉडल हो गए? तीन कौन से? लॉजिस्टिक और डिसीजन ट्री, हाँ मुझे तो पता है क्या बताना है, और SVM तीन हो गए। ये तीन मॉडल बना लोगे टोटल, इसी को आगे कंटिन्यू कर लोगे, 6 का कंपैरिजन कर लोगे, कर लोगे ना भाई। तो अब आगे जो भी प्रोजेक्ट करेंगे 6 मॉडल तो यूज होंगे ही होंगे। अब जो भी आगे सीखेंगे दो तीन और मॉडल वो भी यूज होंगे। तो टोटल 10-12 मॉडल होते हैं हमारे, जिन पे लूप चला करके कंपैरिजन, और एक एक करके नहीं बनाएंगे, लूप पे कोड चलेगा पूरा, ठीक है। तो अब यहां पर हमने बोला कि भाई for I in all मॉडल्स पर जाओ, ऑल मॉडल्स पर जाओ, और यहां पर बोल दो कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स 4 कंफ्यूजन मैट्रिक्स 4 आई बोलेंगे तो इंडेक्स आ रहा है, जे बोलेंगे तो नेम आ रहा है, बट मैं यहां पर बोलूंगा कि मैंने ऑल मॉडल नेम्स मंगा रखा है ना, उसके आई को कॉल कर लो, तो ये मुझे तीनों का देखो बता देगा। ये बता रहा है ना, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स 4 क्या कह रहा है? अनपैक नहीं कर पाया, एक मिनट। फॉर आई इन हमने ये बोल दिया, चीज देगा ना, जे क्यों दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स 4 आ रहा है ना हमारे पास यहाँ पर ये। अब इसके बेसिस पर हमने यहाँ पर बोल दिया कि हमें क्या करना है कि मॉडल को कॉल करना है। तो मॉडल कैसे मंगाएंगे? ऑल मॉडल्स के आई पर जाओ, ये मेरा कोई मॉडल होगा, और डॉट इससे क्या निकालो, नहीं इससे प्रेड निकालो, और जब इससे प्रेडिक्ट करते हैं वाई टेस्ट का, तो ये बदले में क्या देता है? हाँ वाई प्रेड देता है। और हमें क्या करना होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालने के लिए? कंफ्यूजन मैट्रिक्स का हिंट नहीं आ रहा भाई, मंगाया नहीं है क्या? फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट डन। तो यहां पर हमने बोला कंफ्यूजन मैट्रिक्स बुलाओ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को बुलाओ, और इसे देना होता है वाई टेस्ट और वाई प्रेड। क्या देना होता है इसे? हाँ वाई ओरिजिनल, तो वाई ओरिजिनल जाना जाता है किससे? इससे। और वाई प्रेड हमारा ये रहा वाई प्रेड, ये CM बना, और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे किसे? इसी CM को, यानी CM यानी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। ये देखिए मस्त एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? वाइप्रेड आया हमारे पास, वाई टेस्ट हमारे पास है, वाइप्रेड है हमारे पास, चलना तो चाहिए। किस लाइन पे एरर आ रहा है? प्रेडिक्ट वाले पर आ रहा है ना। आई हमारा क्या है? 0 1 2 है हमारे पास, ठीक है। जरा वाइप्रेड को प्रिंट करके देखते हैं, मेरे ख्याल से ये कोड नहीं चल रहा। हाँ ये कोड नहीं चल रहा, वाइप्रेड नहीं चल रहा मेरा। वाइप्रेड क्यों नहीं चल रहा? ऑल मॉडल मेरा मॉडल है, आई मेरा 0 गया, ओके ओके, हाँ हाँ आई मेरा 0 गया, और 0 के बेस पे मैं कह रहा हूँ प्रेडिक्ट करो। अरे यार प्रेडिक्ट में वाई टेस्ट थोड़ा जाता है, प्रेडिक्ट में एक्सप्रेस जाता है, ठीक है। ये रहा आ गया तीनों का कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। सही है ना। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर RF मॉडल, इसमें एरर है मतलब। हाँ ये रहा, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है RF मॉडल के लिए, और इसको यहाँ रखो, ये ज्यादा बेटर होगा। ये रहा, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ये KNN के लिए, और ये वाला इसमें के लिए। देखिए ये डायगोनल हमारे सही होते हैं, इस वाले में गलत प्रेडिक्शन हो गया, इस वाले में 1 और 1 सही है, बट इन सब में देखो क्या है, यहाँ पर एरर है मेरे पास, टाइप 1 टाइप 2 एरर है कि नहीं है?
सब में कोई ना कोई एरर है मेरे पास, ठीक है। इसीलिए तीनों का स्कोर भले ही सेम है, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 यहाँ पर अलग जा रहे हैं मेरे। तो तीनों के हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हीट मैप के थ्रू शो करवा सकते हैं, याद है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रिंट नहीं कराना हमें, तो एसएनएस डॉट हीट मैप, और हीट मैप में किसे, पीएम को, और यहाँ पर पीएलटी डॉट क्या करा देंगे, शो करा देंगे, और पीएलटी डॉट टाइटल, और टाइटल में यही पास करा देंगे ये पूरा कोड, ठीक है। और इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, और इसको रहने देंगे, ये रहा। तो आ रहा है हमारे पास ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर आरएफ मॉडल। अब देखिए यहाँ पर ये क्या रहा है 1, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, यहाँ पर ये 0। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्चुअली था, ये आपका एक्चुअल, और ये मेरा क्या है, मेरा प्रेडिक्टेड। ये भी तो हमें नाम देना होगा ना भाई, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। तो यहाँ पर प्रिंट कर लो एक्स लेवल में प्रेडिक्टेड, और वाई लेवल में एक्चुअल। ये रहा। तो देखिए एक्चुअली उसे खेलना चाहिए था, और मॉडल भी क्या कह रहा है, खेलना चाहिए। यहाँ पर एनोटेशन नहीं किया ना हमने, तभी नहीं आ रहा है कुछ। और यहाँ पर क्या बोल देते हैं, नॉट इज इक्वल्स टू ट्रू। परफेक्ट। अब ये देखिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर आरएफ मॉडल, एक्चुअली में वो क्या कह रहा है, खेलना चाहिए, और मॉडल क्या कह रहा है, मॉडल क्या कह रहा है, नहीं खेलना चाहिए। और एक्चुअली में कह रहा है खेलना चाहिए, तो मॉडल भी क्या कह रहा है, खेलना चाहिए। तो एक जगह गलती हुई है मॉडल से, तो ये मॉडल से एरर है। इस वाले में एक्चुअली में कह रहा है यहाँ पर क्या, खेलना चाहिए, और मॉडल भी क्या कह रहा है, खेलना चाहिए। तो मॉडल से कोई भी एरर नहीं हुआ। इस वाले में दो ही डेटा थे, इस वाले में इसको चेक करने के लिए खेलना चाहिए को चेक करने वाले दो ही डेटा थे, नहीं खेलने को चेक करने वाले बस एक ही डेटा था। मॉडल एक्चुअली में नहीं खेलना चाहिए, बट मॉडल क्या कह रहा है, खेलना चाहिए, ये चीज है। अब यहां पर हमारा देखा जाए तो ये मेरा टाइप 1 एरर हो गया, और ये मेरा टाइप 2 एरर हो गया। तो टाइप 2 एरर इधर है, इसमें टाइप 1 एरर नहीं है, तो ये मॉडल हमारा ठीक निकल गया। कौन सा, KNN हमारा। इस वाले में भी टाइप 1 एरर है। अरे देखो ना, एक्चुअली में क्या कह रहा है, खेलना चाहिए, और मॉडल क्या कह रहा है, तो नहीं गया खेलने, ठीक है, जबकि खेलना चाहिए था उसे। और यहाँ वाले इस वाले केस में आपका एक्चुअली में नहीं खेलना चाहिए, बट मॉडल कह रहा है उसे खेलना चाहिए, तो वो खेलने पहुंच जाएगा, भीग के आ जाएगा, या जो भी है। अभी तो टेनिस वाला था, ये बेसिक सा डेटा, राइट। तो यहाँ पर ये वाला हम इसे प्रेफरेंस ले लेंगे KNN को, ठीक है। बाकी इसमें भी एरर है, और इसमें भी टाइप 1 एरर है हमारा, सही है भाई, ये क्लियर है ना इधर। और अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये वाले से इससे ये मिस्टेक हुई है, ये एक्चुअली इधर आना था, बाकी ये दो तो सही ही है, ठीक है। ये चीज है। नक्षत्र कुछ पूछना है इसमें भाई, ये तीनों का आ गया ना हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स, यस या नो। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी तीनों का बनाना है, तो क्या करेंगे, इस कोड को करेंगे कॉपी, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फॉर समथिंग दिस, और यहाँ पर ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। और इसे CF कर दो। CF मतलब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, CFR कर दो। CFR मतलब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अरे गाइस समझ रहे हैं ना, ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फॉर RF मॉडल, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फॉर KNN मॉडल, और ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फॉर नाइफ बेस मॉडल। डन, क्लियर है। मुझे पता है आप लोग ये भूल चुके होंगे, रिकॉल क्या था, F1 स्कोर क्या था, मुझे उम्मीद है पूरी। क्यों भाई मुर्गा तो भाई इसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब मॉडल, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन अब हमारा क्लोजिंग की तरफ है, ठीक है। हेलो, हाँ भाई, ठीक है, ठीक है, निकल। बताओ कुछ पूछना है इसमें, सही है, समझ आया या नहीं आया।
चलिए फिलहाल इसे करते हैं यहीं पर क्लोज, करते हैं इसे डन।